ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जो क्लासेस चल रहे थे उसका पार्ट 21 सॉल्व करेंगे। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा www.globalitea.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। आपको इसके लिए क्या करना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही गूगल में ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalitea.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। जो यहाँ पे ऑप्शन है होम, हमारे बारे में, ये भी आईटीआई कोर्स नॉर्मली आपके फोन में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ है, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आपको आईटी कोर्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर कई सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ फिटर थ्योरी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेंगे नया टाइप ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग। नीचे देखिए यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों ऑप्शन है। आप सेकंड ईयर के सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नया टाइप इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए पीडीएफ यहाँ पे अपलोड लिखा है फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक। नहीं, कोई भी पार्ट आपको डाउनलोड करना, धीरे से क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए ठीक है ओपन हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। होगी पीडीएफ की बात, हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, जो आपको यहाँ गियर का फिगर दिख रहा है ना, ये मैंने पिछले पार्ट में इसके सारे पार्ट्स के नाम आपको बता रखे हैं कि कौन से गियर के पार्ट को, कौन से पार्ट को किस नाम से, कौन सा सर्कल है, कौन सा रूट सर्कल है, कौन सा बेस सर्कल है, डिडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम क्या होता है, सब मैंने आपको पिछले पार्ट में बता रखा है। तो पीछे वाले पार्ट जरूर देखिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एक ही चीज हम लोग बार बार ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पूछ रहा है गियर्स में पिच सर्कल, क्या कह रहा है, पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की जो रेडियल दूरी है उसको क्या बोलते हैं, किसका नाम ले रहा है, पिच सर्कल, रूट सर्कल। पहले हम देखते हैं कि कौन सा पिच सर्कल है, कौन सा रूट सर्कल है, फिर उनके बीच की दूरी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसको क्या कहते हैं। चलिए, यहां आपके पास फिगर है, ठीक है। तो ये देखिए दांते, ये गियर के दांते बने हुए हैं। तो जब गियर का दांता जहां से बनना स्टार्ट होता है, यहां लास्ट में, यहां खत्म हो गया, तो जो लास्ट वाला सर्कल है, जो ये लास्ट वाला सर्कल आपका बन रहा है ना, यह वाला जो लास्ट वाला सर्कल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अडेंडम सर्कल। क्या बोलते हैं, अडेंडम, अडेंडम सर्कल। ठीक है, और जो बिल्कुल नीचे वाला है, यह जो बिल्कुल नीचे वाला सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं डिडेंडम सर्कल। मतलब दो नाम है इसका, एक तो रूट सर्कल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट सर्कल, रूट सर्कल कहिए या डिडेंडम सर्कल कहिए, दोनों एक ही है, डिडेंडम। ठीक है, और एक सेकंड स्पेलिंग गलत है, DED, डिडेंडम सर्कल। क्लियर हो। ऊपर अडेंडम सर्कल सबसे ऊपर, जो दांते के सबसे ऊपर है, इससे से जाएगा अडेंडम, और दांते के जो बेस से सर्कल जाता है उसको हम लोग डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, पिच सर्कल की बात किया है। तो देखिए सबसे ऊपर वाला सर्कल, दांते के सबसे ऊपर हिस्से से जो सर्कल बन रहा है हमारा गोलाई में, उसको हम लोग अडेंडम सर्कल बोल दिए। और दांते के सबसे निचले हिस्से, मतलब जहां से दांता बनना प्रारंभ होता है, वो वाला जो सर्कल है हमारा, जब नीचे वाला सर्कल, उस सर्कल को हमने क्या बोल दिया, रूट सर्कल या डिडेंडम। भाई सबसे नीचे है तो वही रूट, वही जड़, दांता का जड़ क्या हुआ, जहां से दांता बनना शुरू हुआ, या दांते की जड़ हो गई, इसीलिए रूट सर्कल भी कह देते हैं, डिडेंडम सर्कल कह देते हैं। अब अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल कहिए, रूट सर्कल कहिए, इन दोनों के सेंटर में एक सर्कल खींचा जाता है, वो काल्पनिक सर्कल होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक सर्कल यहां पे खींच लिया जाता है, ये जो मैं आपको खींच रहा हूं, और इस काल्पनिक सर्कल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो काल्पनिक सर्कल हम लोग खींच रहे हैं, इस काल्पनिक सर्कल को हम लोग जानते हैं किस नाम से, पिच सर्कल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पिच सर्कल। कई बार यह पूछ भी लेता है कि कौन सा सर्कल जो है काल्पनिक सर्कल होता है, तो यही पिच सर्कल होता है, जो हमारा काल्पनिक सर्कल होता है, जिसको हम लोग अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल के सेंटर में एक सर्कल बनाते हैं, जिसे हम लोग काल्पनिक सर्कल मानते हैं, जिसे पिच सर्कल कहते हैं। और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या बोला है, पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की रेडियल दूरी। देखिए पिच सर्कल और रूट सर्कल, पिच सर्कल कौन सा, यह पिच सर्कल है। रूट सर्कल कौन सा है, सबसे नीचे वाला सर्कल है। तो पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की क्या पूछ रहा है हमसे, यही दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको जरा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा सही दिखेगा ना। यही पूछ रहा है, जो हो गया हमारा पिच सर्कल और ये हो गया हमारा रूट सर्कल, यानी बिल्कुल नीचे वाला सर्कल। तो इनके बीच की रेडियल दूरी जो है, तो इसी को पूछ रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडेंडम, डिडेंडम। और अगर ये पूछ देता पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की सीधी दूरी, ए वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडेंडम।
आई बात समझ में? पीच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी, सॉरी, पीच सर्कल से डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी डिडेंडम, पीच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी अडेंडम कहलाएगी। तो यहाँ पे हमसे पीच सर्कल से रूट सर्कल बोल रखा था, तो हम लोग जानते हैं कि रूट सर्कल को ही हम लोग डिडेंडम सर्कल भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिडेंडम। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डिडेंडम। लैंड क्या है, तो जो दाता है ना, जहां दाते के ऊपरी सरफेस और नीचे वाली सरफेस, कहने का मतलब देखिए दाता हमारा बना हुआ, तो इसकी ये जो ऊपरी सरफेस हो गई ये हमारी क्या लैंड कहलाएगी, और नीचे वाली जहां बॉटम है, जहां से दाता बनना शुरू हुआ है, तो ये दाता बन गया तो बीच में जो खाली स्थान है, जैसे ये दाता बन गया तो ये बीच में जो खाली स्थान है, तो दाता बगल में जो खाली स्थान हमारा बचता है ना, ये बॉटम लैंड कहलाता है। दोनों लैंड है, यह भी लैंड है, यह भी लैंड है। ये ऊपर वाला जो होगा टॉप लैंड कहलाएगा, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, टॉप लैंड कहलाएगा, जबकि नीचे वाला हमारा क्या कहलाएगा, बॉटम लैंड कहलाएगा। ऊपर टॉप लैंड, नीचे बॉटम लैंड, तो ये हमारा लैंड होता है, ठीक है। अडेंडम क्या है आपको वहां पता चल गया। कार्य की गहराई, तो देखिए जब हमारे दो गियर के दांते आपस में फंस करके चलते हैं, तो जो दूसरा गियर का दांता होगा वह इसके अंदर आएगा, कहां तक आएगा, तो वह पूरा नीचे तक नहीं जाता, वह यहीं तक रुक जाता है, क्योंकि अगर पूरा दांता इसके यहाँ रूट तक टकराएगा तो जब यहाँ टकराने लगेगा तो यहाँ पे गड्ढा कर देगा, यहाँ पे क्या गियर के दांतों में गड्ढा करेगा, गियर कमजोर होकर टूट जाएगा। इसीलिए जब दूसरा गियर, दोनों गियर आपस में फंस के चलते हैं ना, तो जो दूसरा गियर का अडेंडम होता है वो पूरा डिडेंडम सर्कल तक टच नहीं करता। डिडेंडम सर्कल के ऊपर देखिए यहाँ पे एक और सर्कल बन रहा है, एक और सर्कल ये बन रहा है हमारा। इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, इस सर्कल को जो हमारा ये वाला सर्कल एक और बना है ना, देख रहे हैं ना, जस्ट इसके डिडेंडम सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बन रहा है, जो हम लोग क्लियरेंस सर्कल बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस सर्कल, या फिर बेस सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस सर्कल, बेस सर्कल। तो जो हमारी कार्य की गहराई होती है ना, बेस सर्कल, मतलब जो दूसरा दाता इसके अंदर गियर का आएगा वो बेस सर्कल तक ही आएगा, यहीं तक आएगा, ठीक है। और इसका भी दाता उसके अंदर बेस सर्कल तक ही जाएगा, मतलब दोनों के अडेंडम, इसका अडेंडम, इस गियर का अडेंडम उसके अंदर और उस गियर का अडेंडम इसके अंदर, ठीक है। तो यह होता है हमारा वर्किंग डेप्थ, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक। भाई मतलब कह सकते हैं आप बेस सर्कल से लेकर के यहाँ डिडेंडम, सॉरी अडेंडम, ऊपर अडेंडम सर्कल है ना, बेस सर्कल से लेकर के अडेंडम सर्कल तक की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है, कार्य की गहराई होती है, वर्किंग डेप्थ होता है। समझ में आया? जो ये ऊपर हमारा क्या है, ऊपर वाला अडेंडम सर्कल है, और ये जो मैंने आपको बेस सर्कल बताया, तो बेस सर्कल से लेकर के अडेंडम सर्कल तक की ये जो सीधी दूरी है, रेडियल दूरी है, यही हमारा क्या कहलाता है, कार्य की गहराई कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाएगा, कार्य की गहराई। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि इस दाते में क्या है, जो पीच सर्कल है, तो पीच सर्कल से दाते को आधा आधा बांट दीजिए, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, और इसका नीचे वाला दाते का हिस्सा फ्लैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है। जो पीच सर्कल से हम लोग दाते को आधा आधा बांट देंगे तो ऊपरी हिस्सा फेस और नीचे वाला फ्लैंक कहलाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे देखिए कई बार फेस की भी क्या, जो हमारा फेस की चौड़ाई पूछता है कहां तक होता है, तो देखिए ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला फ्लैंक है। फेस क्या है, फ्लैंक है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो भाई यहां से लेकर के यहां तक यही तो है, तो कह सकते हैं आप यहां से लेकर के यहां तक यह जो चौड़ाई है यही हमारा क्या है, फेस की चौड़ाई है। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो अभी इस चीज को देखेंगे। आगे कह रहा है कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें। देखिए जब हमारा बेल्ट सूख जाता है तो वह पुली पे फिसलने लगता है, स्लिप करने लगता है, तो कह रहा है कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें। देखिए बेल्ट कैसे सूखता है, तो जब हमारा बेल्ट लगातार पुली पे चल रहा होता है, बेल्ट के द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो लगातार पुली पे चल रहा होता है, तो लगातार पुली पे जब चलता है तो पुली को कैसे घुमाता है, बेल्ट अपने फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक पुली को दूसरी पुली पे वहां पे जब बेल्ट चढ़ाया गया था तो पावर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से घुमाता है। तो जहां फ्रिक्शन लगेगा तो वहां हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने की वजह से बेल्ट बिल्कुल सूखा हो जाता है। तो बेल्ट जब सूख जाएगा हीट जनरेशन की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है पुली पे हमारा बेल्ट घूम रहा है, बेल्ट किस वजह से पुली को घुमा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। जब फ्रिक्शन होगा बेल्ट और पुली के बीच तो वहां पे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगा तो बेल्ट हमारा सूख जाएगा। अब बेल्ट अगर सूख गया तो स्लिप भी होने लगेगा, प्लस अब सूखने की वजह से बेल्ट में क्रैक आने का भी डर रहेगा, उसके चटकने का डर रहेगा, क्रैक आने का डर रहेगा। तो वो बेल्ट जो सूख गया हमारा वो क्रैक ना हो, फिसले ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पुली पे या बेल्ट पे हम लोग क्या लगा देते हैं, रेजिन पाउडर, या फिर चर्बी भी बोलते हैं, चर्बी या फिर रेजिन पाउडर। यहां लिखा हुआ ना पिसा हुआ रेजिन लगाएं, या फिर चर्बी भी लगाया जाता है। इसी रेजिन पाउडर को आप लोग को याद होगा, अगर गांव वगैरह में जो लोग रहे होंगे, जैसे कि मैं भी गांव में रहता हूं, ठीक है, हम लोग भी गांव से ही है, कोई बात नहीं है। तो जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा, जब पहले पुली बेल्ट वगैरह जब इंजन वगैरह चलते थे, तो लोग जब पट्टा स्लिप करता था तो फिर काला कलर का कुछ गिराते थे, उसको रंजन बोल देते थे लोग, कि रंजन गिरा दो सही हो जाएगा, रंजन गिरा दो। रंजन नहीं, दरअसल वो रेजिन होता था, जिसको लोग गांव में रंजन बोल देते हैं। जैसे होता है ना, वहां पे थोड़ा सा प्लायर है तो प्लायर को पिलास बोल देते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत वो लोग अपने चीज को उसको थोड़ा बदल लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या, जब बेल्ट पे जो पट्टे पे गिराते थे लोग तो उसको रंजन बोलते थे, जबकि वह रंजन नहीं होता था, क्या होता था, वह रेजिन होता था, पिसा हुआ रेजिन पाउडर होता था। तो रेजिन पाउडर या फिर हम लोग क्या करते हैं, चर्बी लगाते हैं जिससे कि सूखा बेल्ट की ग्रिप बनी रहे, वो स्लिप ना करे। जॉकी पुली, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई जब हमारा क्या, एक साइड ड्राइवर और एक साइड ड्रिवन पुली होती है, हमेशा जो छोटी पुली रहती है वो ड्राइवर पुली रहती है, या फिर कह लीजिए पुली होता है वो ड्राइवर पुली साइड लगाया जाता है या छोटी पुली की साइड लगाया जाता है। और एक चीज का और ध्यान रखते हैं, जो हमारी ये जॉकी पुली, यही जॉकी पुली है ना, ये जॉकी पुली हमेशा स्लैक साइड लगाई जाती है, मतलब जो बेल्ट हमारा घूम रहा होता है तो जिधर उसका लूज वाला, जिधर ढीला होगा बेल्ट, उधर इसको लगाया जाएगा जॉकी पुली की, मतलब स्लैक साइड की साइड लगाया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यह बेल्ट दिखा रहा है कि इधर से इधर को चल रहा है, बेल्ट इधर को चल रहा है, इसका मतलब पुली कैसे घूम रही होगी, पुली हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। जब पुली हमारी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम रही है पुली, जैसे घूमेगी तो ये बेल्ट यहाँ से खिंचाव में आएगा, खिंचाव में आएगा तो इधर तनाव में रहेगा, मतलब यह वाला हिस्सा बेल्ट का क्या रहेगा, टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। और जब इधर से तनाव में है तो ऊपर खींच करके जब ऊपर छोड़ेगा तो ऊपर वाला हिस्सा लूज हो जाएगा, तो इधर टेंशन साइड हो गया, इधर लूज साइड या स्लैक साइड भी बोलते हैं, लूज को ही हम लोग स्लैक साइड बोलते हैं। तो जो हमारा जॉकी पुली होता है, देख रहे हैं, इसी साइड लगाया गया, स्लैक साइड में हमेशा यूज किया जाता है, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा क्या, ये जो छोटी पुली लगाएगी जॉकी पुली, जिससे कि हमारा इसके बीच में बेल्ट का तनाव बढ़ जाए और बेल्ट स्लिप ना करे, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। बट सूखे बेल्ट के लिए जब बात करेगा तो रेजिन पाउडर यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। यह भी मैं क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूं, पीछे आ चुका है। मैंने बताया था आपको कि जो वायर बेल्ट फास्टनर होता है, बेल्ट फास्टनर क्या होता है, बेल्ट फास्टनर, फास्टनर का मतलब बांधने वाला, बेल्ट मतलब बेल्ट को, तो बेल्ट को आपस में जोड़ने के लिए जिस युक्ति का यूज किया जाता है उस डिवाइस को, उस युक्ति को फास्टनर कहते हैं। चूंकि वो बेल्ट को जोड़ रहा है तो बेल्ट फास्टनर बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो वायर बेल्ट फास्टनर, तो यह फिगर देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर बेल्ट हो गया, इधर बेल्ट हो गया, दो पट्टे हो गए, पट्टे के आपस में टकराव में लाया गया, फिर यहाँ पे क्या, तार बीच में एक पिन डाल करके फिर तार के द्वारा इन्हें आपस में पिरो करके जोड़ दिया गया है। तो वायर यूज किया गया आपस में जोड़ने के लिए सिलाई टाइप में, तो इसलिए इसको वायर बेल्ट फास्टनर कहते हैं। और इसका कहां यूज होता है, तो वायर बेल्ट फास्टनर का यूज होता है लाइट ड्यूटी मशीनों में। कहां, लाइट मतलब हल्के, हल्के ड्यूटी मशीनों में, लाइट ड्यूटी मशीन में, ठीक है। उसके बाद आता है जैक्सन बेल्ट फास्टनर। देखिए जैक्सन और क्रिसेंट प्लेट, यह जैक्सन का फिगर है और यह जो है हमारा क्रिसेंट बेल्ट का फिगर है। क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर और जैक्सन वाला यह फिगर है, दोनों थोड़ा मिलते जुलते हैं। इसमें देखिए जैसे चैन टाइप का होता है ना, उस टाइप से दिख रहा है, यहां से यहां लगा करके यहाँ पे पिन डाल करके इनको आपस में, दो पट्टे को, दो बेल्ट को आपस में जोड़ दिया गया। और इसी को क्या, यह जो हमारा चेन टाइप का दिख रहा है जिसके द्वारा जोड़ा गया है, यह पूरी प्लेट के रूप में बदल जाए, जोड़े में यूज किया जाए। जैसे इसमें देखिए यह उसी टाइप है, जैसे इसमें चेन था उसी टाइप से, लेकिन यह पूरी यहाँ क्या चौड़ी, इतनी दूर दूर मिला करके चौड़ी प्लेट बना दी गई है, तो ये प्लेट टाइप का बन गया। देखिए यह भी प्लेट टाइप की दिख रही है, इसीलिए क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर बोल देते हैं। और जब नॉर्मल जैक्सन बोलेगा तो सिंगल सिंगल वाला, जब क्रिसेंट प्लेट बोलेगा तो इस तरह से जोड़े में प्लेट टाइप कराएगा वह, तो क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर कहलाएंगे। ये दोनों जो बेल्ट फास्टनर है ना, यह वाला और यह वाला, ये दोनों बेल्ट फास्टनर हमारे मीडियम ड्यूटी मशीन के लिए यूज किए जाते हैं, मध्यम वाली मशीनों के लिए ना, मीडियम ड्यूटी मशीन में। फिर बारी आती है क्या, लगरले टाइप बेल्ट फास्टनर, यह जो सी वाला है, और इसका फिगर जो है यह है, यह जो फिगर है किसका है, लगरले टाइप बेल्ट फास्टनर का है। और यही जो होता है हमारा हैवी ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, हैवी ड्यूटी मशीन के लिए, हैवी ड्यूटी मशीन में, ठीक है। तो यहां पे देख लिया ऑप्शन है क्या, कोई पूछा गया था भारी मशीन पर, हैवी ड्यूटी मशीन में कौन यूज किया जाता है, लगरले टाइप यूज किया जाता है, ऑप्शन टी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, हालांकि ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया। अगला कह रहा है गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसमें मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, मैंने आपको बता रखा है कि ये जो नीचे वाला हमारा यह सर्कल, सबसे नीचे सर्कल है, जो सबसे नीचे सर्कल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले सर्कल को हम लोग कहते हैं रूट सर्कल, रूट सर्कल या फिर डिडेंडम, या फिर क्या बोला जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, डिडेंडम, डिडेंडम सर्कल। यही बताया था ना, जो ऊपर वाला सबसे सर्कल है, यह वाला जो हमारा सर्कल दिख रहा है यह सबसे ऊपर, तो जो सबसे ऊपर वाला सर्कल है हमारा क्या कहलाता है, अडेंडम सर्कल। क्या कहलाता है, अडेंडम
सर्कल। फिर मैंने आपको बताया था कि डिडेंडम सर्कल और अडेंडम सर्कल के बीच में एक और सर्कल बना लिया जाता है काल्पनिक रूप से। ये हमारा काल्पनिक सर्कल होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिच सर्कल के नाम से, पिच सर्कल। फिर बारी आती है, मैंने बताया था कि थोड़ा सा, क्योंकि जो दूसरा दाता इसमें फंस करके चलता है वो दाता पूरा रूट सर्कल तक नहीं टकराता है, थोड़े से ऊपर रुक जाता है, तो जहां वो दाता रुक जाता है वहां पे एक और सर्कल बना लिया जाता है। और जो यह सर्कल होता है हमारा, जहां तक दाता चलता है, इस वाले जो सर्कल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले सर्कल को हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल। तो जो कार्यकारी गहराई होती है, जो वर्किंग डेप्थ होता है, वो यहीं से यहीं तक होता है ना, जो हमारा क्या हो गया, अडेंडम सर्कल से लेकर के बेस सर्कल, यहां से लेकर के यहां तक, यही हमारा क्या होता है, कार्यकारी गहराई। कार्यकारी गहराई मतलब वर्किंग डेप्थ। ठीक है, बाकी आपको मालूम ही है कि यही वाला पूछ रखा है कि भाई यहां से यहां तक ये दिखा रखा है कि इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्स दे रखा है, पूछ रहा क्या बोलेंगे, तो हमें मालूम है पिच सर्कल से लेके अडेंडम सर्कल तक की जो दूरी होती है क्या कहलाती है, अडेंडम कहलाती है। क्या कहलाती है, अडेंडम कहलाती है। और वही क्या होता, पिच सर्कल से लेकर के डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल तक की दूरी पूछ देता तो हमारा क्या कहलाता, डिडेंडम कहलाता। क्या कहलाता, डिडेंडम कहलाता। ठीक है, बाकी आपको मालूम है जो ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा, या टॉप होता है लैंड है, लेकिन कौन सा ऊपर वाला हिस्सा है तो टॉप लैंड कहलाएगा, या नीचे वाला हिस्सा जो होता है हमारा बॉटम लैंड कहलाता है, बॉटम लैंड। और अगर यह जो हमारा दाता यहां से लेकर के यहां तक है, इसको दो भागों में बांट दें, कितने भागों में बांट दें, दो भागों में, तो देखा जाए तो यह जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल से हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ये दो भागों में बट जाएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा फेस कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा हमारा फ्लैंक कहलाता है। ठीक है, ये सब चीजों की एक्स वाला पूछा था तो क्या हो जाएगा, अडेंडम हो जाएगा। अडेंडम देखिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, अडेंडम। ठीक है, और फ्लैंक क्या है, तो अभी आपने देखा कि इसको दो भागों में बांटेंगे, तो नीचे वाला हिस्सा फ्लैंक और ऊपर वाला फेस। फेस की चौड़ाई, ठीक है, फेस की चौड़ाई क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि यही हमारा क्या है, यह ऊपर वाला हिस्सा फेस है और यहां से यहां तक यह जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह जो इतना हमारा बन रहा है, यही हमारा फेस की चौड़ाई होती है, फेस की चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है रूट सर्कल, तो सबसे नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला सर्कल है जिसे हम लोग डिडेंडम सर्कल भी कहते हैं, रूट सर्कल है, डिडेंडम सर्कल कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गियर का नाम क्या है, या फिगर दे रखा है, पूछ रखा है या गियर का क्या नाम है। आपको देखते ही क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये सारे गियर जितने आपको दिख रहे हैं सब बता रखा हूं, सिर्फ लास्ट वाला गियर अभी ऑप्शन में नहीं आया था कहीं भी, वर्म शाफ्ट और वर्म गियर, तो इसको अभी हम लोग देख लेंगे। लेकिन बाकी जो ऊपर के तीनों गियर है मैंने आपको बता रखा है, ये तीनों गियर एक ही गियर टाइप का है, मतलब ये तीनों गियर बीवेल गियर का ही टाइप है। मैंने बीवेल गियर के बारे में आपको बताया था कि जो बीवेल गियर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो शाफ्टें होती है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। पहली बात तो गियर की जो बीवेल गियर होते हैं, इनका यूज हम करते हैं गति की दिशा को बदलने के लिए, मतलब जब दो शाफ्टें एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर हो, एक दूसरे के समांतर ना हो, दो शाफ्टें क्या हो, एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर हो, तो और उनके क्या, उनकी अक्षें एक दूसरे को काटती हो, वह एक दूसरे से समांतर ना हो, मतलब असमांतर, दो शाफ्टें असमांतर हो और उनकी अक्षें एक दूसरे को काटती हो, या कह लीजिए दोनों शाफ्टें एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, बीवेल गियर कहलाता है। बीवेल गियर का यूज होता है गति की दिशा को बदलने के लिए। तो बीवेल गियर का एक और पहचान है कि इसमें जो बीवेल गियर बने होते हैं ना, तो गियर के फेस तिरछे बनाए जाते हैं। बीवेल गियर के फेस क्या होते हैं, तिरछे बनाए जाते हैं, या फ्रस्टम आकार के, शंकु का छिन्नक, किस आकार के, शंकु के छिन्नक के आकार के बनाए जाते हैं। शंकु का छिन्नक समझ रहे हैं ना, अगर हमारे पास कोई शंकु है इस तरह से, यही तो शंकु होता है, तो शंकु को यहां से काट दिया जाए तो इस तरह से बन जाएगा, तो यह जो आकृति बनती है यही शंकु का छिन्नक कहलाता है। तो गियर की भी आकृति देखिए, देखिए इसका क्या है, आगे पतला पीछे चौड़ा, इसलिए टेपर में कह लीजिए कि जो हमारे बीवेल गियर होते हैं उसके फेस तिरछे बनाए जाते हैं या छिन्नक के आकार के बनाए जाते हैं। शंकु का छिन्नक बन गया ना, छिन्नक के आकार के। इसका भी देखिए पीछे चौड़ा आगे पतला, टेपर कह लीजिए बनाया गया या छिन्नक के आकार का बनाया गया, इसमें भी देखिए छिन्नक के आकार का बनाया गया गियर। तो ये तीनों गियर जो है कौन से हैं, बीवेल गियर के ही रूप है। किसके रूप है, बीवेल गियर के ही रूप है। सबकी शाफ्टें क्या है, एक दूसरे से और किसी कोण पर है, गति की दिशा बदल रही है, इसमें या ऐसे ऐसे घूम रहा था और या ऐसे ऐसे घूमने लगा, गति की दिशा चेंज हो गई। और एक चीज और यहां देख सकते हैं कि
मैटर गियर कौन सी है, तो ये देखिए जो बेवल गियर में क्या हो, दोनों शाफ्ट की एक्सिस क्या हो, जब दोनों शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो जाए। मैंने बताया ना बेवल गियर में शाफ्ट एक दूसरे से किसी ना किसी कोण पर होती है, लेकिन अगर दोनों शाफ्ट की एक्सिस जो है जहां पे हम गियर यूज कर रहे हैं, दोनों शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर गियर बोलते हैं। इसमें भी एक चीज और ध्यान देना है कि सिर्फ एक्सिस ही 90 डिग्री पर होने से काम नहीं बनेगा, जो गियर यूज की गई है दोनों गियर एक दूसरे के सिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित। क्या होता है, सममित। सममित का मतलब क्या है कि शेप और साइज में एक समान, शेप और साइज में एक समान। क्लियर, तो ये हमारा मैटर गियर होता है। एक तो एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो हमने देखा दोनों शाफ्टों की एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो गई, ये मैटर गियर हो सकती है। बीवेल गियर का ही रूप है, लेकिन ये मैटर गियर बोली जाएगी क्योंकि शाफ्टों की एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। और एक चीज कि जो दोनों गियर यूज किए गए हैं एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो दोनों गियर है बिल्कुल एक जैसे, मतलब सिमेट्रिकल का मतलब क्या कि शेप और साइज में एक समान, दोनों का शेप एक जैसा है, साइज भी एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब यह मैटर गियर है। ठीक है, बीवेल गियर। तो ये जो फिगर आपको दिखेगा बीवेल गियर का, ये लास्ट में है ना, यहाँ पे ये वाला जो फिगर है किसका है, यही हमारा बीवेल गियर का। बाकी सब भी बीवेल गियर के ही टाइप है, मैटर गियर वगैरह। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बीवेल गियर मैंने बताया ना कि शाफ्टें एक दूसरे से किसी न किसी कोण पर होंगी, है दोनों शाफ्टें, और प्लस इसके देखिए बीवेल गियर में क्या होता है, जो हमारे गियर होते हैं उनके फेस तिरछे बनाए जाते हैं, या कह लीजिए शंकु के छिन्नक के आकार के बनाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा बीवेल गियर हो गया। ठीक है, शाफ्टें क्या है, और समांतर नहीं है, असमांतर है, और उनकी अच्छे एक दूसरे को काटेगी। उसके बाद क्या आता है, हाइपोइड गियर। यह भी हमारा बीवेल गियर का ही एक सेट होता है, और जो यहाँ फिगर दे रखा है आपको हाइपोइड गियर का ही दे रखा है। हाइपोइड गियर यह क्या है, हमारा हाइपोइड गियर है, अभी एक बीवेल गियर का ही सेट होता है। तो इसमें भी देख रहे हैं इसके जो फेस है वो तिरछे बनाए गए हैं, लेकिन उसमें दांते सीधे कटे हुए थे, और इसके दांते देखेंगे आपके तो कैसे हैं, तो इसमें जो दांते होते हैं स्पाइरल आकृति में काटे जाते हैं। कैसे, स्पाइरल आकृति में, बीच में उभरा हुआ परवलयाकार आकृति होती है। इस पे जो दांते कटे होते हैं कैसे कटे होते हैं, हाइपोइड गियर में इसके दांते स्पाइरल आकृति में, देख रहे हैं थोड़ा तिरछा काटा गया, इसके दांते स्पाइरल आकृति में होते हैं, प्लस बीच में उभार लिए हुए परवलयाकार आकृति के होते हैं। ठीक है, इसका यूज जनरली किया जाता है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल के डिफरेंशियल गियर बॉक्स में, डिफरेंशियल गियर बॉक्स में। ठीक है, लास्ट है हमारा वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर। इस गियर का एक बात हमें ध्यान देना कि यह गियर ऐसी होती है, जैसे तो असमांतर थी, जो बेवल गियर था असमांतर थी, लेकिन उनकी अच्छे एक दूसरे को काट रही थी, असमांतर थी और उनकी अच्छे एक दूसरे को काट रही थी। लेकिन जो हमारा वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर होता है, जिसका फिगर आपको यह दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, यह जो गियर होती है यह नॉन पैरेलल, मतलब यह भी असमांतर होती है, नॉन पैरेलल। बीवेल गियर भी नॉन पैरेलल थी, असमांतर थी, यह भी नॉन पैरेलल है, असमांतर है, यह तो कॉमन चीज हो गई। लेकिन बीवेल गियर में क्या होता रहा था, ये तीनों बीवेल गियर के टाइप थे, तो बीवेल गियर में उनकी अच्छे एक दूसरे को काट रही थी। लेकिन वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर में क्या होता है कि यह समांतर तो होती है, लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। असमांतर होती है लेकिन उनकी अच्छे एक दूसरे को काटती नहीं है। बेवल गियर में असमांतर थी और अच्छे एक दूसरे को काट रही थी, और जो हमारा स्पूर गियर होता है उसमें उनकी शाफ्ट की अच्छे समांतर होती है और एक दूसरे को काटती नहीं है। चलिए, और एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर का यूज हम करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं गति को कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए कह लीजिए, या स्पीड को बहुत अधिक कम करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारा वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर होता है, इसमें हमेशा जो हमारा ये वर्म होता है ना, यही हमारा चालक का काम करता है। किसका काम करता है, चालक का काम करता है। चालक का काम हमेशा ड्राइव का काम, ड्राइव में क्या होगा, चालक का काम हमेशा कौन करेगा, ये वर्म करेगा। ये वर्म होता है और इस पे क्या है, ये वर्म व्हील होती है। इसका आप अगर एग्जांपल देखना चाहें तो ये भारी वजन उठाने में यूज किया जाता है, या इंडेक्सिंग हेड में किया जाता है। कहां यूज किया जाता है इसका, एक तो गति को कम करने के लिए, दूसरा देखा जाए जनरल पर्पज में तो फिर भारी वजन उठाने में,
भारी वजन उठाने वाली मशीन में, वजन उठाने वाली मशीन में या फिर इंडेक्सिंग हेड में, इंडेक्सिंग हेड में, या फिर कह लीजिए जो चारा बालने वाली मशीन, आपने देखा जो चारा काटने वाली मशीन होती है, जो चारे वाली मशीन होती है जिसमें चारा काटा जाता है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा। तो जब चारा लगाया जाता है तो वहां देखेंगे जो बड़ा वाला व्हील उसका चलता है ना, तो साइड में इस पे आप लोग देखते होंगे अक्सर तेल डाला जाता है, तो यह वर्म होता है और यह वर्म व्हील कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? वर्म व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म व्हील बोलते हैं। तो जो चारे वाली मशीन होती है उसमें साइड में देखेंगे आप तो यह वर्म लगा होता है, वर्म घूमता है और ये इस वर्म व्हील को घुमाता है। और वर्म व्हील क्या होता है? अंदर गियर, दो गियर होते हैं जो आपस में ऐसे घूम रहे होते हैं विपरीत दिशा में एक दूसरे के, उसी में चारा फंस करके जाता है, आगे बढ़ता है और मशीन उसे काटती रहती है। ठीक है, तो यह जो वर्म व्हील है हमारा, दो गियर इसमें ऐसे जुड़े होते हैं, तो एक ऊपर रहता है एक नीचे, तो वो ऐसे गोल गोल घूमता है और चारे को फंसा करके आगे को धक्का देता है। तो इसीलिए जो होता है वर्म तो हमारे तेज पड़े, पर इसकी स्पीड कम हो जाए क्योंकि चारा धीरे धीरे आगे निकलना चाहिए ना, इसीलिए वहां पे वर्म व्हील एंड वर्म गियर वाला यूज करते हैं, क्योंकि सॉरी वर्म शाफ्ट और वर्म गियर वाला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें स्पीड कम चाहिए, चारा धीरे धीरे आगे जाना चाहिए। और हमने बताया आपको कि इसका काम वही वर्म शाफ्ट और वर्म गियर का काम क्या है? गति को कम करने के लिए। तो चारे वाली मशीन में भी इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो चारे वाली मशीन आप लोग देख लीजिएगा, साइड में इस तरह से आकृति बनी होती है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कापर के अयस्क का नाम क्या है? देखिए अयस्क क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ओर या अयस्क वह होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा फेरस या नॉन फेरस मेटल है जिसको हम लोग अयस्क के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। मतलब जो हमारा अयस्क है, जो भी कापर है, मतलब फेरस मटेरियल हो या नॉन फेरस मटेरियल हो, वो हमें प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलते हैं, खुदाई करने पे अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। उन अयस्कों को शुद्ध करके उनसे फेरस या नॉन फेरस मटेरियल प्राप्त किया जाता है। यहाँ बात कर रहा है कापर, तो हमें मालूम है कापर किससे, दो चीजों से मिलता है। किससे किससे मिलता है? पायराइट से मिलता है, यह चीज भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, पायराइट और मैलेकाइट। पायराइट से कितना मिलता है हमें? पायराइट से हमें 32% कापर प्राप्त होता है और मैलेकाइट अयस्क से हमें 55% कापर प्राप्त होता है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। तो कापर का अयस्क देखिए ऑप्शन डी है मैलेकाइट। ब्लेंड क्या है? तो देखिए ब्लेंड दरअसल जिंक ब्लेंड कहते हैं, हमें मालूम है ना जिंकाइट, एक क्या है? जिंकाइट। जिंकाइट के बाद क्या है? जिंक ब्लेंड, यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, कैलेमाइन और फ्रेंकेनाइट, ये चारों जो है हमारे, ये चारों अयस्क किसके हैं? तो जिंक के अयस्क। जिंकाइट से हमें जिंक लगभग कितना प्राप्त होता है? 80% तक। और जो है जिंक ब्लेंड से 67% हमें जिंक प्राप्त होता है। कैलेमाइन से हमारा 54% जिंक प्राप्त होता है और फ्रेंकेनाइट से हमारा कितना प्राप्त होता है? 6.18% जिंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो चारों हमारे अयस्क है किसके हैं? तो जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का यहाँ पे ब्लेंड ले लिया गया, मतलब इससे हमें क्या मिलता है? जिंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिंक प्राप्त होता है। गैलेना, तो हमें मालूम है गैलेना से क्या प्राप्त होता है? तो गैलेना से हमें प्राप्त होता है क्या? सीसा, लेड, लेड या सीसा कहते हैं। ये एक दो चीज अयस्क से और मिलता है, जैसे गैलेना से भी मिलता है, लेड ग्लांस से, लेड ग्लांस से भी यह प्राप्त होता है, या कह लीजिए लेड सल्फाइड से भी यह प्राप्त होता है। एक दो यह इसके और अयस्क है, पर एग्जाम में हमेशा आपको गैलेना वाला ही मिलेगा। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कापर का अयस्क मैलेकाइट, मैलेकाइट से 55% हमें कापर मिलता है। कितना मिलता है? 55%। अगला क्वेश्चन है पीतल धातु के इलाज कौन सा? देखिए पीतल, ब्रास, कापर प्लस जिंक, कापर जिंक को मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होता है? ब्रास प्राप्त होता है, पीतल मिलता है। ब्रास मिलता है या कह लीजिए पीतल मिलता है। यहीं पे अगर हम कापर प्लस टीन को मिला ले तो कापर और टीन को जब मिलाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? ब्रॉन्ज मिलता है। क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मिलता है, जिसे हम लोग कांस्य धातु कहते हैं, कांस्य धातु बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम कापर को मिला ले, टीन को मिला ले, प्लस जिंक को भी मिला ले, कितना परसेंटेज रहती है? कापर हमारा 88% रहता है, ठीक है, टीन हमारा 10% होता है और जिंक हमारा 2% होता है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो फिर जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। क्या हम बोलते हैं? गन मेटल। जो गन मेटल की हमारे तोपे वगैरह बनाई जाती थी, आजकल बियरिंग भी बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? गन मेटल बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या पूछा था? पीतल, पीतल का क्या है? कापर और जिंक। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कापर और जिंक। कापर टीन अगर होता कब? जब ब्रॉन्ज को पूछता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला है हमारा विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, कि जो हमारे विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उसमें ज्यादातर चीजें हम लोग एल्युमिनियम का क्यों यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम का यूज किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम हमारा वजन में हल्का होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, वजन में लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विमान उद्योगों में हम लोग ज्यादातर एल्युमिनियम का यूज करते हैं। अगला कह रहा है अयस्क गैलेना से निकाला गया धातु का नाम क्या। अभी मैंने आपको बताया गैलेना से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, लेड प्राप्त करते हैं, सीसा प्राप्त करते हैं। गैलेना के अलावा लेड ग्लास और लेड सल्फाइड भी है। टीन देखिए, टीन को प्राप्त करने के लिए हमें दो अयस्क है हमारे पास, क्या है, टीन स्टोन और कैसिटेराइट। ये दो हमारे अयस्क है जिससे हमें टीन प्राप्त होता है। कापर किससे प्राप्त होता है, तो अभी बात हो गई थी हम लोगों की किससे, पायराइट और मैलेकाइट, इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, कापर प्राप्त होता है। और यहीं पे एल्युमिनियम की बात किया जाए तो ये किससे प्राप्त होता है, या बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे गैलेना का पूछा था तो लेड होता है, लेड से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। फ्रिक्शन बियरिंग की बात कर रहा है, देखिए हमारे बियरिंग जनरली फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन होती है। जो फ्रिक्शन बियरिंग होती है, फ्रिक्शन बियरिंग देखिए ये फ्रिक्शन बियरिंग है, ये हमारा क्या है, हमारा ये हाउसिंग है। हाउसिंग में यह बियरिंग को लगा दिया जाएगा और फिर इस बियरिंग के अंदर शाफ्ट जाती है हमारी। तो देखिए फ्रिक्शन बियरिंग में जो होता है, बियरिंग हमारी कितनी बड़ी है, तो फ्रिक्शन बियरिंग इतनी हाउसिंग के बराबर से बड़ी आ जाएगी। और जो शाफ्ट होगा, पूरा शाफ्ट इस बियरिंग के अंदर होता है। पूरा शाफ्ट क्या होता है, इस बियरिंग के अंदर होता है। तो जितना शाफ्ट हमारा बियरिंग के अंदर होगा, उतना शाफ्ट ही हमारा क्या करेगा, फ्रिक्शन करेगा। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इस बियरिंग को फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं। क्योंकि पूरा शाफ्ट कहां होगा, इस बियरिंग की इतना लंबाई तक शाफ्ट इस बियरिंग के अंदर रहेगा, और पूरा शाफ्ट का हिस्सा जितना बियरिंग के अंदर है वो उस बियरिंग से रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन खाएगा, इसीलिए इसको फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। जबकि आप देखते होंगे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में जो बॉल बियरिंग होती है इस तरह से, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, बॉल होता है, और इसमें हमारी शाफ्ट जाती है। तो शाफ्ट फ्रिक्शन नहीं करती, इसके साथ इनर रेस के साथ जाम हो जाती है, शाफ्ट भी घूमता है, इनर रेस भी घूमता है, तो इसमें फ्रिक्शन ही नहीं होता। प्लस इसकी चौड़ाई बहुत कम रहती है। आप देखेंगे जो हमारी बॉल बियरिंग होती है, हमारा क्या है, रोलर बियरिंग है, सब जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, इनकी चौड़ाई बहुत कम होती है। जबकि फ्रिक्शन बियरिंग की देखिए चौड़ाई ज्यादा होती है। तो ज्यादा शाफ्ट इसके अंदर है, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इसमें एक तो फ्रिक्शन भी नहीं होता, ऊपर से शाफ्ट की बहुत कम ही हिस्सा इस बियरिंग के अंदर रहता है। तो ये पूछा था फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बैबिट मेटल यूज करते हैं। किसका, बैबिट मेटल। तो हमारा क्या, जब टीन आधारित हमारा होता है ना, जैसे व्हाइट मेटल होता है, और व्हाइट मेटल अगर हमारा टीन आधारित है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बैबिट मेटल कह देते हैं। बैबिट मेटल जनरली हमारा लेड प्लस टीन प्लस कॉपर प्लस एंटीमनी, इन चारों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, बैबिट मेटल बनता है, जिसका कि हम लोग फ्रिक्शन बियरिंग बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निकिल का गलनांक क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकिल। मतलब निकिल जो होता है हमारा, निकिल जो धातु है वो किस टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो जाती है, गल जाती है, पिघल जाती है, यह पूछा। किस टेम्परेचर पे वो मेल्टिंग हो जाती है, मेल्ट का मतलब पिघलना, गलनांक का मतलब है पिघलना, किस टेम्परेचर पे पिघल जाती है, तो वह होता है क्या, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 1450 डिग्री सेल्सियस। कितने पे, 1450 डिग्री सेल्सियस पे निकिल हमारी गल जाती है, उसका गलनांक 1450 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हालांकि जो यहाँ पे है उसको नहीं मैंने बताया था। मैंने बताया था कृषि उपकरण बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कृषि उपकरण बनाने के लिए हम लोग रॉट आयरन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रॉट आयरन यूज करते हैं। इसके अलावा क्या यूज करते हैं, एक और मैंने बताया था आप लोगों को, नोडुलर कास्ट आयरन। नोडुलर कास्ट आयरन का यूज भी हमारा क्या, हल बनाने के लिए, कृषि उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। रॉट आयरन का भी, नोडुलर कास्ट आयरन का भी। ठीक है, नोडुलर कास्ट आयरन को हम लोग डक्टाइल आयरन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मैंने बताया था, यह नाम भी आप लोग याद रखिएगा, डक्टाइल आयरन या फिर स्फेरॉइडल ग्रेफाइट आयरन। स्फेरॉइडल ग्रेफाइट आयरन, यह क्या है, यह तीनों नाम हमारे, यह तीनों जो सेम एक ही चीज के नाम है ना, नोडुलर कास्ट आयरन का डक्टाइल आयरन, स्फेरॉइडल ग्रेफाइट आयरन का और रॉट आयरन, ये दोनों जो है, दोनों मटेरियल मैंने बताया, इन दोनों क्या कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। प्लस
मैग्नीज स्टील का भी कृषि उपकरण बनाया जाता है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये 3 हमारे मटेरियल हो गए, 3 मेटल हो गए हमारे एक तरह से, जिसका हमारा क्या बनाया जाता है, कृषि उपकरण बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है, किसमें, कैलोराइजिंग प्रोसेस में पूछ रहा है, किसमें, ये ध्यान देना है, कैलोराइजिंग प्रक्रिया में। देखिए स्टील के, हाँ ठीक है, स्टील के पार्ट्स के क्षरण को रोकने के लिए, क्षरण का मतलब है जंग से रोकने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट कोरेजन ऑफ स्टील, मतलब जंग से सुरक्षा के लिए। तो हम लोग जंग से सुरक्षा के लिए सीमेंटेशन प्रोसेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रोसेस किया जाता है, जंग से सुरक्षा के लिए सीमेंटेशन क्या करते हैं, सीमेंटेशन प्रक्रिया करते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। सीमेंटेशन प्रोसेस 3 टाइप का होता है, जंग से सुरक्षा के लिए किया जाता है स्टील के पार्ट का सीमेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, पहला होता है सेरार डाइजिंग, क्या होता है, सेरार डाइजिंग। सेरार डाइजिंग में क्या होता है हमारा, इसमें जो होता है हम लोग जिंक पाउडर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जिंक पाउडर यूज करते हैं, जिंक पाउडर यूज करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 370 डिग्री सेल्सियस पे, जंग से सुरक्षा के लिए। दूसरा प्रोसेस होता है सीमेंटेशन में, ठीक है, क्लोराइजिंग या कैलोराइजिंग कहीं कहीं लिख देता है ना, क्लोराइजिंग या फिर कैलोराइजिंग भी लिख देता है, ठीक है, क्लोराइजिंग या फिर जैसे यहाँ पे कैलोराइजिंग लिख रखा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर, कितने टेम्परेचर पे, 850 से डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो तीसरा प्रोसेस है हमारा क्रोमाइजिंग प्रोसेस होता है, क्रोमाइजिंग नाम में क्या लगा है, क्रोमाइजिंग, क्रोमियम नाम में आ रहा है ना, क्रोमियम, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमियम पाउडर यूज करते हैं, कितना, क्या यूज करते हैं, क्रोमियम पाउडर यूज किया जाता है। इसका किस टेम्परेचर पे, तो 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर भी मैंने सबका आपको बता दिया। तो यहाँ पे पूछा था कैलोराइजिंग प्रक्रिया में, तो देखिए क्लोराइजिंग या कैलोराइजिंग बोलते हैं, क्या यूज किया जा रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया जा रहा है, ऑप्शन सी देखिए एल्यूमिनियम पाउडर। क्रोमियम पाउडर क्रोमाइजिंग में यूज किया जाता है, जिंक पाउडर सेराडाइजिंग में यूज किया जाता है। यहाँ पे कैलोराइजिंग की बात किया था, इसलिए एल्यूमिनियम पाउडर से ही करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है। देखिए ब्रास की बात किया जाए ना, अलग अलग, जैसे ये बेसिक ब्रास है ना, इसको हम लोग बेसिक ब्रास को रिवेट ब्रास के नाम से भी जानते हैं, रिवेट ब्रास, जो रिवेट हमारी बनती है ना, रिवेट ब्रास के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो देखा जाए तो जो कापर होता है हमारा ना, कापर जो होता है वह 63% रहता है, कापर कितना रहता है, 63%, प्लस जो हमारा जिंक होता है वह 37% रहता है। तो जहां पे कापर और जिंक मिलकर के पीतल बनाते हैं हमें मालूम है, लेकिन अगर कापर और जिंक इस परसेंटेज में, कापर 63% हो, जिंक 37% हो, तो यह जो होता है उसको हम लोग बेसिक ब्रास या रिवेट ब्रास बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे नेवल ब्रास है हमारा, यह कब होता है, तो इसमें जो होगा हमारा नेवल ब्रास में जो कापर होगा हमारा, क्या कापर होता है 62%, प्लस जिंक हमारा होता है 37%, प्लस टीन हमारा होता है 1%। इन तीनों को मिलाकर के होता है हमारा नवेल ब्रास बनता है। कार्टिज ब्रास जो है हमारा, इसमें क्या होता है, कार्टिज ब्रास में हमारा कापर जो होता है 70% होता है, जिंक जो होता है हमारा 30% रहता है, ठीक है। और यही डीप ड्राइंग के लिए यूज भी किया जाता है। डीप ड्राइंग मतलब जिसको हम लोग अधिक गहराई तक खिंचाव कर, ड्राइंग को मतलब खिंचाव कर सके, खींच सके जिसको, तो हमारा कार्टिज ब्रास होता है। कापर जिसमें 70% और जिंक 30% रहता है, कितना रहता है, 30% रहता है। और स्टैंडर्ड ब्रास किसको कहते हैं, तो जिसमें हमारा कापर क्या हो, 65% हो, प्लस जिंक हमारा 65-70, ठीक है, 35% हो, ठीक है। और कभी कभी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछता है मुंज मेटल का पूछ लेता है कि मुंज मेटल में जो होता है हमारा कितना होता है परसेंटेज कापर जिंक का, तो कापर हमारा 60% होता है, प्लस जिंक हमारा 40% होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर हुआ इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए, किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं। मतलब कौन सा ऐसी हमारी कांस्य धातु है
ठीक है, जिसमें क्या उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण, मतलब विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल, कौन सा ब्रॉन्ज मेटल है जिसमें एक्सलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज है, बहुत ही बढ़िया एंटी फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज है। इसके हम लोग बियरिंग भी बनाते हैं, एंटी फ्रिक्शन की अगर प्रॉपर्टीज रहेगी उसके अंदर तो उसका बियरिंग भी बनाया जाता है। तो वो कौन सा ब्रॉन्ज होता है, तो वह होता है हमारा क्या, फॉस्फर ब्रॉन्ज, जो यहाँ पे दे रखा है ना, इसको हम लोग कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज भी कभी कभी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज भी बोला जाता है। यही है जिसमें एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन के प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वो कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज, या कहीं कहीं पे फॉस्फर ब्रॉन्ज भी लिखता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है, जरूर बताना। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।